आनंद गुजरात का वो मिल्क सिटी जहां से श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी और यही वजह है कि आज गुजरात देश में दूध उत्पादन के क्षेत्र में पहले नंबर पे है। कहावत है कि यहाँ आनंद में दूध की नदियाँ बहती हैं। हमें यहाँ दूध की नदियाँ तो बहती हुई नहीं दिखी, लेकिन इस डेयरी इंडस्ट्री की वजह से यहाँ पर भरपूर समृद्धि जरूर दिखी। गुजरात का निर्णय लेकर के आज हम पहुँचे हैं आनंद जिले में। जानकारी के अनुसार यहाँ 7,900 से ज़्यादा डेयरियाँ हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय भी इसी ज़िले में है और यहाँ करीब 38 लाख मेट्रिक टन दूध का साल भर में उत्पादन होता है। लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं थी। 1946 में गुजरात के खेड़ा जिले के दूध किसान नाराज थे क्योंकि उन्हें प्राइवेट डेयरी दूध के बहुत कम दाम देती थी। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें एक होने और एक कोऑपरेटिव यानी सहकारी संस्था बनाने को कहा। उन्होंने एक संस्था बनाई, लेकिन तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने उस संस्था को रजिस्टर करने से ही इनकार कर दिया, जिसके बाद किसान हड़ताल पर चले गए। 15 दिन तक दूध के अकाल के बाद सरकार जागी और सहकारी संघ की जीत हुई और इस तरह से भारत के पहले दुग्ध संघ खेड़ा संघ की स्थापना हुई। 1964 तक यह छोटा सा दुग्ध संघ एक क्रांति बन चुका था। उसी साल तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने आनंद के एक गांव में रात बिताने का फैसला किया। उसी रात शास्त्री जी ने समझ लिया था कि ग्रामीण भारत के विकास में ऐसे सहकारी संघों की बहुत जरूरत है। इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की और उसके आनंद की यह क्रांति पूरे देश में फैली और इस श्वेत क्रांति के जनक बने डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इस बार के चुनावों में इसी आनंद का सियासी मिजाज टटोलने के लिए निर्णय कपूर पहुंचे हैं। वैसे इस मिल्क सिटी में इस बार चुनाव बहुत दिलचस्प रहने वाला है और इसीलिए हम यहाँ पहुंचे हैं। बीजेपी के लिए इस बार खासा चैलेंज ये रहने वाला है कि कैसे वो इस जिले में अपनी जीत दर्ज करती है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस जिले की 7 सीटों में से महज 2 सीटों पर ही जीत हासिल की थी। अच्छा फैजल भाई, क्या चल रहा है यहाँ पे इस बार? इस बार यहाँ गांव में तो बीजेपी ही आती है। मुस्लिम लोग भी बीजेपी को वोट देते हैं? या इस गांव में बीजेपी आती है और सीट कांग्रेस की नहीं चल रही। इस गांव में ज्यादातर वोटर बीजेपी की है और सीट कांग्रेस की आती है। क्यों? ये तो पब्लिक की राय पता नहीं हो। यहाँ गांव में तो बीजेपी है। तो बीजेपी से लोग खुश नहीं है ना? खुश तो है सब, लेकिन कभी कभी खुश तो सब है बीजेपी से, वो ज़्यादातर काम होता है। फिर भी कांग्रेस आती है। पहले किसको वोट देते? पहले तो वो कांग्रेस को देते हैं। अच्छा। अभी भाजपा को देने पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? विकास करता है ना वो। अच्छा। काम अच्छा करता है। नहीं, देना पड़ेगा या देना चाहते हो? देना चाहते हैं हम। अच्छा। काम अच्छा है भाजपा का। सवाल यह है कि बीजेपी की लहर में यहां कांग्रेस क्यों हो रहा है। यह समझने के लिए आपको आज से 37 साल पहले चलना होगा। यह माधव सिंह सोलंकी की तस्वीर है, जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे और गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता थे, जिन्होंने गुजरात की राजनीति में एक अभिनव प्रयोग किया था। यह प्रयोग था खाम की राजनीति का। खाम का फुल फॉर्म है क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम। ये चारों गुजरात की जनसंख्या के 80% हैं। यानी अगर इनके वोट मिल जाएं तो बम्पर सीटें पक्की। माधव सिंह सोलंकी के इस खाम प्रयोग का नतीजा यह रहा कि 1985 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 182 में से 149 सीटें जीती थी, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। और बीजेपी की पूरी कोशिश कांग्रेस के इसी रिकॉर्ड को तोड़ने की है। इस प्रयोग के जन्मदाता रहे माधव सिंह सोलंकी का इलाका यही है, आनंद का भादरण।
बीजेपी गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जिस रिकॉर्ड को तोड़ने का प्रयास कर रही है वो 1985 में माधव सिंह सोलंकी की अध्यक्षता में लड़े गए चुनावों में बना था, जब 149 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और बीजेपी को मिली थी महज 11 सीटें गुजरात में। उस वक्त माधव सिंह सोलंकी यहीं आणंद जिले की भादरण सीट से लड़े थे और बता दें भादरण सीट बीजेपी कभी जीत नहीं पाई थी और अब डिलिमिटेशन के बाद वैसे ये सीट जो है 2 भागों में बट गई है। आंकड़ाओं में इसका कुछ पोर्शन चला गया और बोरसद में कुछ पोर्शन चला गया। इंटरेस्टिंगली ये दोनों सीटें भी आज तक बीजेपी जीत नहीं पाई है। वजह ये पूरा इलाका जो है यहाँ पे कास्ट फैक्टर अभी भी हावी है। 80 में जब इंदिरा गांधी का वापस आना हुआ तो वो खोज रही थी कि क्या किया जाए। तो माधव सिंह और जीना भाई थे, जीना भाई वैसे पॉलिसी मेकर थे, हुआ करते थे और उसका वो बहुत ग्रास रूट लेवल वाले एक थैली लेके घूमने वाले थे। तो उसने देखा कि क्या किया जाए गुजरात में। तो गुजरात में सबसे बड़ा जो वोटर्स था वो अगड़े वर्ग का नहीं था, पिछड़े वर्ग का था। तो मुस्लिम, क्षत्रिय, हरिजन इस सबको उसने सोचा और क्षत्रिय को मिला लेते हैं, आदिवासी को मिला लेते हैं तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। और जो 148 का जो मैजिक हुआ वो एक हम के हिसाब से हुआ और नहीं हो पाता। अभी भी कुछ भी कर ले, मैं नहीं समझता हूँ कि 130 से आगे जाना मुश्किल होगा भाजपा के लिए, ताकि ये समीकरण फिर वो माधव से भी उसे एनकैश नहीं कर पाए। गुजरात में पिछले 27 साल से भले ही बीजेपी की सत्ता हो, लेकिन उसके बावजूद इन इलाकों को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि वो यहाँ जातिगत समीकरणों के हिसाब से ही टिकट देती है। यही वजह है कि पिछली बार यानी 2017 में आणंद जिले की कुल 7 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 2 मिली। कांग्रेस ने यहाँ 5 सीटें जीती थी। 149 सीटें जीतने के लिए जिस खाम थ्योरी का प्रयोग किया गया था, खाम के उसी एपिसेंटर में इस वक्त हम हैं और आपको बता दें कि आज भी उसका इफेक्ट यहाँ इस मध्य जोन के इलाके में दिखता है, आनंद और खेड़ा जैसे ज़िलों में। लेकिन क्या सचमुच में अब उसका असर उसी तरह से बरकरार है या कुछ गिर रहा है? हम इन्हीं कॉन्स्टिट्यूंसीज में सबसे पहले जाकर के पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी यहाँ जीत क्यों नहीं पाती है। लोग मानते हैं विकास हुआ है, उसके बावजूद भी वोट बीजेपी को क्यों नहीं पड़ते। कांग्रेस का प्रभाव देखने के लिए हम आणंद के ही बोरसद में आए हैं। 2017 में इस सीट पर कांग्रेस के राजेंद्र सिंह जीते थे। इस बार वोटर क्या कह रहे हैं, चलिए जानते हैं। यहाँ पे जो लोग सोचने वाले हैं, वोट देने वाले हैं, वो भाजपा को ही देते, अरे कांग्रेस को ही देते हैं। अच्छा, वो बात है। क्यों? तो मेरे को क्या पता, आप क्यों देते हो, मेरे को क्या पता। वो अपनी अपनी सोच है। नहीं, पर ज्यादातर लोग कांग्रेस को वोट देते हैं। हाँ। तो बीजेपी से कोई नाराजगी है, विकास नहीं हुआ है, क्या इशू? वो ऐसा होगा तभी नहीं देते होगे ना, कुछ बात होगी तभी तो नहीं देते ना। यहाँ पे विकास हुआ है कुछ इलाके का? नहीं, कुछ भी विकास नहीं हुआ। ये सब ऐसा ही नहीं, ऐसा है। 20 बार से हम ऐसा ही देखते। तो क्यों विकास नहीं हुआ, कौन जिम्मेदार? क्या मालूम, हमको क्या मालूम पड़े, हमको क्या मालूम पड़े। तो यहाँ कौन सी पार्टी जीतती आ रही है इतने सालों से? ये भी अपन को है। अभी तक कांग्रेस ही आती है। हाँ, अभी तक को कांग्रेस आई थी, अभी तो भाजपा आई है। अपने तो है ना, चुटनी में कोई रस ही नहीं लेता। अपने हमारा धंधे में ही नहीं रहता तो कहाँ चुटनी में रस लेने का। गामड़े में क्यों कांग्रेस के ज्यादा वोट? वो क्या है, वो शास्त्रीय उम्मीदवार है और शास्त्रीय उम्मीदवार पहले से यहाँ का आता है, इसकी वजह से वो शास्त्रीय उम्मीदवार है पहले से। जब से यहाँ आज़ाद हुआ, जब से कांग्रेस ही आती है, बोरसद के माधव सिंह की वजह। हमें यह देखकर हैरानी हो रही थी कि जो इलाका पूरे देश में दुग्ध क्रांति लेकर आया, वो जातिवाद के पिछड़ेपन में फंसा हुआ है। हम आणंद की ही एक और विधानसभा पेटलाद पहुंचे। यहां भी 2017 में कांग्रेस ही जीती थी। तो क्या वजह है, क्यों कांग्रेस को लोग वोट देते हैं? और पहले से ही देते हैं। वो भरत भाई है ना, हमारे गांव का, वो देदेड़ा का वतनी माना जाता है, इसलिए सभी कांग्रेस को ही चाहते हैं पहले से।
पहले तो कांग्रेस को सबसे ज़्यादा वोट यहाँ से मिलता था, भरत भाई का गांव हो इसीलिए। अब यहाँ कुछ नहीं रहा हो। तो इस बार क्या होगा? इस बार बीजेपी ही को ही मिलेगा। क्या वजह क्या है? वजह यहाँ तो हमारे गांव में तो यहाँ लोग पड़ा 2-2 हज़ार रुपये मिलता है ना, उसके बाद तो सब खुश हो गए। 2 हज़ार मिलता है और गैस की बोतल है, सब बहुत फैसिलिटी है, इसलिए वो दरबार भी बीजेपी को वोट देने लगे हैं। जीतता कौन है हमेशा? वहाँ हमेशा जीतता है तो वो कांग्रेस वाला जीतता है। अच्छा, हाँ, क्यों कांग्रेस वाला क्यों जीतता है? ये कहाँ सब इसी इलाका है, ऐसा है ना, ये चारों का इलाका, ये इसमें कांग्रेस वहाँ मजबूत होती है स्थिति इसकी। तो क्यों, मतलब जाति की वजह? जाति और सब जाति इसलिए नहीं, सब इसमें ऐसा है कि पटेल और दरबार ये सब कांग्रेस में आते हैं। पहले कांग्रेस क्यों आती? पहले क्या सब पब्लिक जो है वो अनपढ़ थी, एजुकेटेड नहीं थी। अभी इस बार क्या है कि सब पब्लिक जाग गई है, सब एजुकेटेड लोग हो गए, विकास देखती है क्या से क्या हो गया। तो यहाँ पे क्या लोग जाति देख के ज़्यादा वोट करते हैं, क्या रीज़न क्या है? हाँ, 80% तो ऐसे ही लिखते हैं, जाति % देख के करते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कुछ। आनंद के चुनावी इतिहास में महज एक बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी कांग्रेस से ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब हुई हो, और वो हुआ था 2002 के चुनाव में, जब हिंदुत्व की एक वेव थी गुजरात में और उसका भारी प्रभाव पड़ा था यहाँ मध्य गुजरात में भी, जो कि ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। खाम का सबसे ज़्यादा असर यहाँ पे देखा गया और अभी तक बरकरार है, और इसीलिए कहा जाता है कि चाहे कितना भी आप धार्मिक लाइन पे प्रचार कर लें या विकास के काम भी कर लें, लेकिन जो कैंडिडेट्स का जब सिलेक्शन होता है तब जाति सबसे बड़ा फैक्टर होती है। और शायद यही वजह है, ना उससे पहले यानी 2002 से पहले ना उसके बाद बीजेपी कभी भी यहाँ पे कांग्रेस से ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब नहीं हुई है। अब हम आणंद शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां भी पिछली बार कांग्रेस के ही उम्मीदवार जीते थे। यहां हमें एक सोसाइटी के बाहर विरोध का अजब तरीका दिखा। इन लोगों ने इस बार चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। सोसाइटी में यह व्यंग्यात्मक पोस्टर लगा है जिस पर लिखा है, सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों से विनती है कि अपना कीमती और अमूल्य समय इस इलाके में मत दें। सरकार से जो भी सुविधाएं मिलनी है वो सब उपलब्ध हो चुकी हैं। गटर लाइन, पीने का पानी, रास्ता, पेड़ पौधे सब हो गया। ये कितने त्रस्त हो चुके होंगे यहाँ के प्रेजेंट एमएलए से या फिर प्रेजेंट रिजीम से भी हम कह सकते हैं कि इन लोगों ने इस तरह से अपनी जो होप है, अपनी जो उम्मीद है, उसको कैसे छोड़ दिया है, उसको यहाँ पे एक्सप्रेस किया है। और इनफैक्ट ये जो बोर्ड लगा हुआ है, अंदर हम सोसाइटी में चल के भी देखेंगे कि आखिर सोसाइटी की हालत है कैसी यहाँ पे। आइए मेरे साथ। अच्छा वर्षा बहन, ये बोर्ड क्यों लगाया आप लोगों ने? यहाँ गटर नहीं है इसलिए पानी डालने में प्रॉब्लम है। अब भी सूखा है लेकिन पानी पानी होता है आखिर सोसाइटी में, इसलिए बोर्ड लगाया है। ये है कि 5 साल से चल रहा है, अक्सर ये चल रहा है। जब लास्ट विधानसभा की चुनाव थी तब से ये चल रहा है। तब उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग ये सब कर देंगे, तब अभी तक कुछ हुआ नहीं है। दूसरी बात, एक बीच में हम लोग नगर पालिका में भी बताया, काउंसिल को भी बताया, सबको बताया, लेकिन किसी को कुछ पड़ी नहीं है। तो उसकी वजह से इस बार बोला कि भाई ये अभी होगा तो अच्छा रहेगा। तो आपने ये जो बहिष्कार का बोर्ड लगाया है, पूरी सोसाइटी, हमने नहीं, पूरी सोसाइटी, इतना जो पूरा इलाका है सबने बहिष्कार किया हुआ है। इलेक्शन के बाद आता है ना, इलेक्शन के टाइम तो सब बोलता है ये करेंगे वो करेंगे, बाद में कोई नहीं आता है। इसके लिए हम नहीं, पूरी सोसाइटी परेशान हो गई है। इसके लिए बाहर बोर्ड रखा है कि भाई हमको अब वोट ही नहीं देना है। अभी बीच में प्रमुख आया था आनंद का, वो देख के चला गया, इसके लिए नहीं देना है। अब हम आणंद से निकलकर उसी के बगल के जिले खेड़ा पहुंच गए हैं, जिसका प्रशासनिक मुख्यालय नडियाद है। यह विधानसभा भी है और यहां पिछले 25 सालों से बीजेपी का कब्जा है। एक ही विधायक हैं
पंकज भाई देसाई, जो हमें यहीं प्रचार करते हुए मिल गए। मैं ऐसा दिख रहा हूँ नडियाद के अंदर कि ये बार मैं सबसे ज़्यादा अभी तक जो जीता हूँ उनसे सबसे ज़्यादा वोटों से जीतूंगा। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं 40,000 से भी ज़्यादा वोटों से जीतूंगा। तो ये आत्मविश्वास है या ओवर कॉन्फिडेंस है? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस कैसे होएगा? मैं तो उनसे ज़्यादा बोलता हूँ। ये इनकी वजह ऐसी है कि कोई भी दिक्कत हो नडियाद के अंदर, कोई भी बनाव बने तो मैं तुरंत पहुंच जाता हूं वहाँ पे। यहाँ हाउसिंग बोर्ड का जो बारिश के अंदर सब मकान थे वो ढह पड़े, तो उस टाइम भी मैं पहला 10 मिनट के अंदर पहुंच गया था। पंकज भाई के दावों को हमने चेक किया और उन्हीं लोगों से बात की जिनसे वो वोट मांग रहे थे। अभी आए थे आपके कैंडिडेट? हाँ, पहचानते हैं उनको आप? पंकज भाई देसाई। अच्छा, तो कितना एक्टिव है यहाँ इस एरिया में? पूरे एक्टिव है, पूरे एक्टिव है। अच्छा, अपने कार्यकाल में पूरे एक्टिव रहते हैं वो। तो इस बार भी जीतेंगे? जीतेंगे, श्योर जीतेंगे। क्यों, कांग्रेस के उम्मीदवार का क्या लगेगा? नहीं, ठीक है। आप पहचानते हैं कांग्रेस को? नहीं, कभी नहीं। हमें तो यही हमारे कार्य अच्छे लगते हैं। सही है, हम सब काम नहीं कर चाहते। हमारा कोई भी काम हो तो तुरंत ही हाजिर रहते हैं। अभी आए थे आपके कैंडिडेट मिलने, कौन है? पंकज भाई देसाई। पहचानते हैं उनको? हाँ, उनको पहचानते हैं। कब से पहचानते? कितने साल से पहचानते हैं? जब से आए तब से पहचानते हैं। यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार कौन है? कांग्रेस का मालूम नहीं मुझे। ध्रुवल पटेल है ना? हाँ, ध्रुवल पटेल। हाँ, 3 साल जौहर है दूसरा। तो क्या वो कैसे उम्मीदवार है ध्रुवल पटेल, पहचानते हो? नहीं, मैं पहले पिपलक का है ना, मैं नहीं पहचानती। तो पंकज भाई को कैसे जानते? तो पंकज भाई तो कब से है ना, और मेरे दामाद के फ्रेंड भी है। ये आपके जो कैंडिडेट हैं ये प्रचार के टाइम पे है या हमेशा आपके टच में रहते हैं? नहीं, हमेशा टच में रहते हैं, हमेशा टच में रहते हैं। वो फ़ोन करते हैं तो भी काम हो जाता है और वो टच में रहते हैं। जैसे उत्सव में आते हैं, गणेश उत्सव होता है सोसाइटी में, या नवरात्रि का फेस्टिवल होता है। अभी कोरोना के टाइम पे भी वो फॉलोअप कर रहे थे सभी के लिए। खेड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां भारत को एक करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ और यहां से महात्मा गांधी भी जुड़े रहे हैं। यहाँ खेड़ा के साथ भारतीय राजनीति के दो सबसे बड़े प्रतीक, उनका डायरेक्ट रिलेशन है। एक तो है सरदार पटेल, लौह पुरुष सरदार पटेल का जन्म इसी देसाई वगो जो यहाँ का ये एरिया है उसके इस छोटे से घर में हुआ था। और आपको बता दें कि उससे भी बड़े महात्मा गांधी, उससे भी बड़ी पर्सनैलिटी, उनकी ये कर्म भूमि मानी जाती है खेड़ा। दोनों का सीधा कनेक्शन है खेड़ा के साथ और बरसों तक यहाँ के लोगों को इंस्पायर करते रहे हैं। गांधी जी ने अपने कई सत्याग्रह जो हैं उनका रिलेशन खेड़ा की इस भूमि के साथ है। और आज की तारीख में ये दोनों ऐसे राजनीतिक विरासत के प्रतीक बन गए जिन पर हर पार्टी अपना कब्जा करना चाहती है। खेड़ा ही वो जगह है जहां बिहार के चंपारण के बाद महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था। 1918 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गुजरात के खेड़ा में बहुत बड़ा किसान आंदोलन चलाया था। तब खेड़ा में भी बढ़े लगान और अन्य अत्याचारों से किसान वर्ग पीड़ित था। इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी सरदार वल्लभ भाई पटेल का राजनीति में आना। और इसके बाद जब दांडी मार्च हुआ तो महात्मा गांधी खेड़ा में रुके थे। गांधी जी ने जब नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च किया था तब वो नडियाद के इसी संतराम मंदिर में आकर के रुके थे। और यहीं से पीछे जो आप ये देख रहे हैं आज भी इसी तरह से प्रिजर्व की ये जगह, इसी छत के ऊपर से उन्होंने यहाँ एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था। और आपको बता दें ये संतराम मंदिर जो है ये आज़ादी के आंदोलन के समय से ही कई राजनीतिक और सामाजिक मूवमेंट को सपोर्ट करता है। और इसी वजह से खेड़ा जो है वो एक मेजर सेंटर रहा राजनीति का मध्य गुजरात में। आणंद भी इनफैक्ट उस वक्त उसी का पार्ट था।
एक दौर में जब मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हुआ करते थे, तो वो भी नडियाद के इसी संतराम मंदिर में रुके थे। संतराम मंदिर के साथ जुड़ी एक और रोचक कहानी। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ के प्रचारक के तौर पर अपने शुरुआती दिनों में यहीं संतराम मंदिर में रह करके विद्यार्थी विस्तारक योजना जो है उसका प्रचार प्रसार किया। 2 साल तक वो यहाँ रहे, लेकिन अब आपको बता दें कि ये एक स्कूल में कन्वर्ट हो चुका है। पहले ये एक यज्ञ खंड था, अब स्कूल में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ एक किचन बन गया है जहाँ वो रहते थे। अभी इसका रिनोवेशन चल रहा है। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ पे मंदिर के द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन उन दिनों में इसी संतराम मंदिर में रह करके नरेंद्र मोदी ने संघ का प्रचार प्रसार किया, बीजेपी की नींव रखने का काम किया और उसके परिणाम भी हमको देखने को मिले। इन जिलों में जहाँ बीजेपी बिल्कुल जीत नहीं रही थी, 95 में जब बीजेपी की भयंकर जीत हुई थी गुजरात में, उस वक्त भी बीजेपी को यहाँ सीटें नहीं मिली थी इन जिलों में। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद यहाँ बीजेपी का खाता खुला और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे यहाँ बीजेपी की पकड़ बननी शुरू हुई। नडियाद में हमें इस दुकान के आगे बहुत भीड़ दिखाई दी। पता चला कि लोग यहाँ की बहुत ही फेमस दाल पूरी खाने आए हैं और बहुत दूर से आए हैं। दाल में खास है, दाल खाने के लिए आते हैं। बड़े बड़े नेता भी आते हैं? नहीं, बड़े बड़े नेता नहीं आते हैं। तो ऐसा क्या करते हैं इस दाल पूरी में? बस दाल ही में मेरा टेस्ट है ना, जो है। क्या खास बात है? और खास बात क्या है वो आप खा के देखो। बताया जाता है कि जो दाल है इसकी वो काफ़ी स्पेशल होती है, इसलिए इतने लोग यहाँ पे आते हैं। मैंने सोचा कि इतने लोगों से बात करते करते हम भी टेस्टेड हो गए। मैंने कहा चलो थोड़ा सा खा के देख लेते हैं कि आखिर ये है कैसी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके बारे में मुझे पता चला कि लारी यहाँ पे एक छोटा सा ठेला लगता था, वहाँ से शुरू किया और आज ये इतनी बड़ी एक रेस्टोरेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। और बता रहे हैं कि इस रविवार के दिन तो 10,000 से ज़्यादा प्लेट्स बिकती हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए। इस दुकान का विकास हो रहा है, साथ साथ नडियाद का भी विकास हो रहा है और शायद इसीलिए हमें लगता है यहाँ पे लोग अपने एमएलए से, बीजेपी से बड़ा खुश हैं। आइए टेस्ट करके देखते हैं। दाल तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमने यहाँ दाल पूरी खाने वाले लोगों के राजनीतिक विचार जानने की कोशिश की। ज्यादातर के मन में बीजेपी ही बसी हुई है। यहाँ कांग्रेस की तरफ से कौन लड़ रहा है? वो तो नहीं पता है। नहीं पता है? नहीं, वो अभी तक नहीं पता है, देखा नहीं है। अच्छा, तो बीजेपी की तरफ से? बीजेपी की तरफ से पंकज भाई है। तो क्या लग रहा है इस बार उनके बारे में? वो पंकज भाई आएंगे, पक्का है। दाल पूरी की तरह फेमस है वो? हाँ, दाल पूरी की तरह फेमस है। कितने शौक से खाते हैं दाल पूरी? बहुत शौक है, इसीलिए तो लाइन में खड़े हैं। तो वोटिंग के टाइम पे भी इस तरह से लाइनें लगेंगी लंबी लंबी? लाइन होगी ना, क्यों नहीं होगी? मोदी जी के साथ है तो लाइन तो होगी। हाँ, मतलब लाइनें लगेंगी मोदी जी को वोट देने के लिए? हाँ, मोदी जी तो अभी क्या है कि ये वन मैन आर्मी है, अभी उनके सामने कोई है नहीं और वो बड़ा अच्छा विकास कर रहे हैं। नडियाद से निकलकर हम खेड़ा जिले की एक और दूसरी विधानसभा महुदा जा रहे हैं। ये भी कांग्रेस का गढ़ है। आणंद से लेकर खेड़ा तक ट्रैवल करते हुए इन पूरे इलाकों में मुझे कहीं पे भी कांग्रेस का कोई एक्टिव प्रचार होता हुआ नज़र नहीं आया। लेकिन फिर भी हमने देखा है कि चुनाव दर चुनाव यहाँ पे कांग्रेस ही ज़्यादातर सीटें जीतती आ रही है। पिछले चुनाव में भी यदि खेड़ा की बात करें तो जो 6 सीटें हैं यहाँ पे, उसमें से 3 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी 6 में से। और ये जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वक्त हमें महुदा कॉन्स्टिट्यूंसी के एक गांव में, यहाँ पे आज़ादी के बाद से अभी तक बीजेपी कभी जीती नहीं है। तो आखिर क्या वजह है? क्या ऐसे कास्ट इक्वेशंस हैं जो बीजेपी तोड़ नहीं पा रही है?
हमने ये समझा है इस पूरे इलाके में ट्रैवल करते हुए कि क्षत्रिय और मुस्लिम वोटों का जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा से कांग्रेस के फेवर में वर्क करता है। और क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? क्या इस बार बीजेपी उस चक्रव्यूह को तोड़ पाएगी कास्ट इक्वेशंस के? हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या इस बार महुदा कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या चल रहा है। वो कांग्रेस चल रहा है। क्यों कांग्रेस क्यों चल रही है? वो बहुत सालों से आ रहा है, लगभग 50 साल से आ रहा है ना, 50 साल से आ रहा है, इसलिए कन्फर्म सीट है गुजरात। यहाँ ज्यादातर क्या लोग कांग्रेस पे वोट करते हैं? नहीं, पहले चलता था, अभी कुछ नया होगा, अभी बीजेपी का झंडा लहराएगा। लेकिन यहाँ तो आज तक नहीं जीती बीजेपी। ऐसी कई भी सीटें हैं कि पहले बीजेपी नहीं जीतती, लेकिन अभी जीतेगी। अच्छा, कांग्रेस ही आएगा फाइनल 100%। अच्छा, क्यों कांग्रेस काम करता है इसके लिए। अच्छा, बीजेपी काम नहीं करती? नहीं, अभी इधर बीजेपी आते हैं वो नहीं करती, बाहर की बीजेपी करती है। अच्छा, हाँ। तो यहाँ तो बीजेपी कभी आई नहीं आई, इसीलिए नहीं आई। आएगी भी नहीं। क्यों? वो नटवरसी बापू ही आएगा। अच्छा, हाँ। क्यों, आपकी जाति के इसलिए? हाँ हाँ। नहीं तो क्या मतलब लोग यहाँ पे जाति देख के भाजपा भी हमारी जाति हो फिर भी नहीं आएगी, और ये नटवरसी बापू हमारे वो ही आएगा। जानकारों का मानना है कि कांग्रेस को पिछली बार पाटीदार आंदोलन का फायदा मिल गया था। इस बार एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन बीजेपी का पक्का वोटर खिसकेगा नहीं। इस बार कांग्रेस का कोई ऐसा वेव नहीं है, ऐसे पाटीदार आंदोलन जैसा कुछ माहौल नहीं है, लेकिन इस बार जो माहौल है एंटी इनकम्बेंसी का थोड़ा सा इफेक्ट है। ऐसे कुछ महंगाई का मामला है जो सामान्य है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो महंगाई का मुद्दा है वो हमारे गुजरात को भी असर कर सकता है। लेकिन एक वर्ग ऐसा है जनाधार और मतदारों का, जो केंद्र में जो नेतृत्व है नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह का, उनको नाराज नहीं करने का एक वर्ग है। वो चाहे कोई भी कैंडिडेट हो भाजपा का, लेकिन गुजरात के जो नेतृत्व का शीर्ष ऊंचा रहना चाहिए, इसे मानने वाला वर्ग है। अगर बीजेपी ने इन 2 जिलों में बेहतर प्रदर्शन किया तो फिर वो कांग्रेस का 149 सीटों का रिकॉर्ड तोड़ने का सपना देख सकती है। लेकिन इसके लिए बीजेपी को विकास के साथ साथ जातिगत समीकरणों को भी जोड़ना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।